तो आज हम लोग मुगल साम्राज्य अध्याय 14 आगे का हम लोग पढ़ेंगे, जहां से हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था उसकी आगे का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मुगल राज्य के अमीर, ठीक है, मुगल राज्य के अमीर कौन थे वो हम पढ़ेंगे। अकबर जब बादशाह बना तो 51 बड़े अधिकारी या दरबारी थे जो अमीर कहलाते थे। ठीक है, कौन अमीर कहलाते थे बच्चों? जो बड़े अधिकारी होते थे या दरबारी होते थे उनके, वह अमीर कहलाते थे। इन्हीं लोगों के जिम्मे मुगल साम्राज्य का कामकाज था। इन अमीरों में अधिकांश तुरानी थे जो बाबर के साथ तुर्किस्तान से आए थे। ठीक है, कौन थे बच्चों? जो तुर्किस्तान से आए थे। इनमें कई बादशाह अकबर के रिश्तेदार भी थे। इनका पूरा समर्थन बादशाह को नहीं मिल रहा था। वे अपने को बादशाह के बराबर समझते थे। उनके पास अच्छी जागीर थी जिसका उपयोग वे स्वतंत्र तरीके से करते रहना चाहते थे। मतलब उनके जो रिश्तेदार थे उनके साथ भी कुछ थे, लेकिन वह पूरा सहयोग किसको नहीं करते थे? अकबर को नहीं करते थे। और अपने आप को भी क्या करते थे? वह बादशाह के बराबर समझते थे। वे यह भी चाहते थे कि बादशाह सभी मामलों में उनकी बात माने। मतलब उनके जो अधिकारी थे, उनके जो रिश्तेदार थे, वह चाहते थे कि हर बात अकबर का वो उनका कहना माने। अकबर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह चाहता था कि उसका आदेश सभी लोग माने, लेकिन अकबर चाहते थे, क्योंकि वो तो बादशाह थे, कि उनकी बात सब लोग माने। अकबर इस स्थिति से निपटने के लिए स्थायी उपाय किया। उसके दरबार में ईरानी अमीर भी थे जो हुमायूं के साथ भारत आए थे। उसने इन ईरानी अमीरों को बढ़ावा और समर्थन दिया। उससे खुश होकर इन लोगों ने अकबर का पूरा सहयोग किया। इनका साथ लेकर अकबर ने तुरानी अमीरों को नियंत्रित किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? अकबर ने जो ईरानी थे उनको समर्थन करके, उनको सहयोग करके, उनको समर्थन और बढ़ावा दिया था। और ये जो ईरानी थे वह खुश होकर अकबर का साथ देने लगे थे। हिंदुस्तानी मुस्लिमों को अमीर बनाने की कोशिश। आगे ऐसी कोई समस्या खड़ी ना हो, इसलिए अकबर ने कुछ और उपाय किए। उसने हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी अमीर बनाने की कोशिश की। वह जानता था कि राज्य मजबूत बनाने के लिए हिंदुस्तान के शक्तिशाली और मजबूत लोगों का समर्थन लेना जरूरी होगा। ऐसे वो सामाजिक वर्ग थे, दो सामाजिक वर्ग थे, एक राजपूत और दूसरे जमीन और संपत्ति वाले मुसलमान परिवार जो कई सदियों से भारत में रह रहे थे। दूसरी बात यह कि बादशाह यह भी सोच रहा था कि अगर वह किसी नए समूह को प्रशासन में शामिल करेगा तो वह समूह हमेशा बादशाह का समर्थन करेगा। इस सोच के साथ उसने भारतीय मुसलमानों को दरबार में ऊंचा स्थान दिया। इस नए वर्ग को वह अपने समर्थन में धीरे धीरे मजबूत बनाता गया। इसका असर यह हुआ कि ईरानी और तुरानी अमीर दोनों नियंत्रित रहे। ठीक है, तो जो अकबर के जो तुरानी लोग थे, जो अधिकांश लोग जो थे, उनके साथ जो थे अधिकारी, वह अकबर पे शासन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अकबर उनका बात माने। लेकिन अकबर ने क्या किया कि अकबर ने ईरानियों को अमीर बनाया, उनको बढ़ावा दिया, और जो हिंदुस्तानी मुसलमान थे जो बहुत सालों से यहाँ रह रहे थे, उनको इन्होंने बढ़ावा दिया, उनको और उनका इन्होंने सहयोग लिया। चलिए आगे, राजपूतों को अमीर बनाने की कोशिश। अब आगे देखते हैं। भारत के इस शक्तिशाली सामाजिक राजनीतिक वर्ग का समर्थन मुगल शासन को मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। अकबर ने यही सोचकर इससे दोस्ती का प्रयास आरंभ किया। किससे? राजनीतिक वर्ग का, शक्तिशाली समाज राजनीतिक वर्ग का समर्थन मुगल शासन को मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। राजपूत अपने को स्वतंत्र रखना चाहते थे। कौन चाहते थे बच्चों? राजपूत जो थे अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। उसने राजपूतों को सैनिक विजय और विवाह संबंध की नीतियों को अपनाकर अपने अधीन किया। अकबर ने राजपूत राजाओं के सामने यह बात रखी कि अगर वे उनके अधीन हो जाते हैं तो वह उनके राज में उन्हें राज करने देगा और मुगल साम्राज्य में उन्हें अमीर बनाया जाएगा। मतलब किसे? मुगल साम्राज्य में उन्हें अमीर बनाया जाएगा, मतलब उन्हें अधिकारी बनाया जाएगा। तो अकबर ने क्या कहा? राजपूत राजाओं के सामने यह बात रखी कि मतलब अगर राजपूत अकबर के अधीन हो जाएंगे, मतलब राजपूत अकबर के अंडर में रहेंगे, उनकी बात मानेंगे, तो वो क्या करेंगे? मुगल साम्राज्य में
अकबर जो है मुगल साम्राज्य में राजपूत को क्या बनाएंगे, अमीर बनाएंगे, मतलब अधिकारी बनाएंगे। दूसरे क्षेत्रों में उन्हें जागीर भी दी जाएगी। कुछ राजपूत राज इस प्रस्ताव को मानकर मुगल अमीर बन गए। इस तरह अकबर राजपूतों को अपना समर्थक बनाया। किसको बनाया बच्चों, राजपूतों को अपना समर्थक बनाया। उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए तथा बहुसंख्य हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने हेतु 1562 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। 1564 में जाजिया कर लेना बंद हुआ। ठीक है, जजिया कर लेना बंद हुआ। तो यह तीर्थ यात्रा कर को इन्होंने क्या किया, बंद कर दिया, और जजिया कर को भी इन्होंने बंद कर दिया। तीर्थ यात्रा कर मतलब जो कोई तीर्थ यात्रा था उसका भी कर इनको देना पड़ता था, और जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर होता था बच्चों। धार्मिक कर, वह धार्मिक कर में क्या होता था, किसी मुस्लिम राज्य में अगर गैर मुस्लिम रहते थे तो उन्हें उस राज्य में रहने के लिए कर देना पड़ता। तो इन दोनों करों को क्या किया, अकबर ने बंद कर दिया। मुगल प्रशासन एवं मनसबदार, मुगल साम्राज्य एवं प्रशासन की नींव। यहाँ पर जो अमीर की बात हो रही है बच्चों, राजपूतों को अमीर बनाने की कोशिश या हिंदुस्तानी मुसलमानों को अमीर बनाने की कोशिश। अमीर जो होते थे वह बड़े अधिकारी होते थे। यहाँ अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता है। यहाँ पर अमीर जो है किसको बोला जाता, बड़े अधिकारी और दरबारी जो होते थे अकबर के राज्य में, अकबर के जो प्रशासन में, उनको अमीर कहा जाता था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। मुगल प्रशासन एवं मनसबदार। मुगल साम्राज्य एवं प्रशासन की नींव अकबर ने सुदृढ़ की, मतलब उसे और अच्छा किया। उसी के पास समय और शक्ति दोनों थी, जिसके कारण वह ऐसा कर सका। राज्य में मजबूत गांवों और शहरों का प्रशासन पहले जैसा ही रहा। अकबर ने किस तरह की इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था अपने राज्य में लागू किया, इसकी जानकारी उसके दरबार में रहने वाले अब्बुल फजल की रचना अकबरनामा और आईने अकबरी से मिलती है। ठीक है, तो अकबर के बारे में अब्दुल फजल की रचना कौन सी है बच्चों, अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, तो अब्दुल फजल की कौन सी रचना है, अकबरनामा, और आईने अकबरी अब्दुल फजल की रचना है, जिसमें अकबर का प्रशासन कैसा था और उन्होंने किस तरह का प्रशासन अपने राज्य में लागू किया था, इसके बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है। क्योंकि जो हम इतिहास पढ़ते हैं वह कहीं ना कहीं लिखी हुई है, जिससे हमें ये सारी बातें पता चलती हैं। अब्दुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। ठीक है, तो जो साम्राज्य था कई प्रांत में बटा हुआ था, किसे क्या कहा जाता था बच्चों, इसे सूबा कहा जाता था। इसका प्रमुख सूबेदार कहलाता था, और इनका जो प्रमुख होता था उन्हें सूबेदार कहा जाता था, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों कार्य करता था। कौन कौन से कार्य, सैनिक कार्य और राजनैतिक कार्य। अकबर का साम्राज्य 15 सूबों में बटा था। कितने में, अकबर का साम्राज्य जो था वह 15 सूबों में बटा था। सूबा सरकार में विभक्त था, जो आज के जिलों से कई गुना बड़ा होता था। ठीक है, जो सूबा होता था बच्चों वो सरकार से, मतलब जो सरकार होती थी और जो सूबा होता था वो अलग अलग होता था। और आज के जो हमारे जिला हैं, मतलब जितने भी जिला हैं, अगर आप बिहार की बात करें, बिहार में जितने जिला हैं, इन जिलों से कई गुना बड़ा होता था पहले का क्या बच्चों, सूबा। ठीक है, तो कह लीजिए आज जो जिला हम कहते हैं वो उस समय सूबा के नाम से जाना जाता था, गुना बड़ा होता था। सरकार जिला आज की तरह कई परगनों प्रखंडों में बटा था, और जो जिला होता था आज की तरह कई परगनों, मतलब आज जो जिला के अंदर प्रखंड होते हैं उस समय उन प्रखंड को परगन कहा जाता था। ठीक है, परगनों कहा जाता था, परगनों में मतलब परगन कहा जाता था, और कई परगनों में बटे थे। यह भी आज प्रखंड से काफी बड़ा होता था। ठीक है, तो राज्य के अंदर जो है सूबा होता था, और सूबा के अंदर परगन होता था। ठीक है, क्या होता था, परगन, सूबा परगन। सूबा जो आज के जिला के से कई बड़ा होता था, और आज जो जिला के अंदर प्रखंड है उसमें कई बड़ा होता था उस समय परगन। तो आपने ये बात समझा।
देखिए बच्चों, अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे अध्याय तो हमें ये परगन के बारे में, सूबा के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, सूबेदार उस समय किसे कहते थे या सूबेदार किसे कहा जाता था नहीं पता चलता। अब्बुल फजल रचनाकार हैं अकबरनामा और आईने अकबरी से, जिसमें अकबर के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में लिखा हुआ मिला है। मुगल मनसबदार। मुगल सम्राट कई अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासन का काम देखने के लिए नियुक्त करता था। ठीक है, तो मुगल सम्राट जो है बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी को जो प्रशासन का कार्य था उसके लिए नियुक्त करता था। इन्हीं अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। इन्हीं अधिकारियों को क्या कहा जाता था बच्चों? मनसबदार। पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे मनसबदार थे। मनसबदार साम्राज्य के बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। तो मनसबदार क्या करते थे बच्चों? अंडरलाइन करिए, बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। वे बादशाह के लिए सैनिक जिम्मेदारियों को भी निभाते थे। प्रत्येक मनसबदार को उनके जात के अनुसार पदक्रम एवं वरीयता प्राप्त थी। ठीक है, उनके जात के अनुसार पदक्रम और वरीयता प्राप्त थी। जबकि सवार के अनुसार एक निश्चित संख्या में सेना और उससे जुड़े साजो सामान का रखना पड़ता था। इसे बॉक्स में समझाया गया है। राज्य में शांति बनाए रखने का काम भी मनसबदार करते थे। राज्य विस्तार करने के लिए बादशाह द्वारा लड़ी गई लड़ाई में यह लोग उसी सेना में सहयोग करते थे। मनसबदारों की कई श्रेणियां होती थी, अर्थात पद के आधार पर उनमें भी कुछ बड़े, कुछ मध्यम दर्जे का तो कुछ छोटे होते थे। जैसे आज के अधिकारियों में भी इस तरह के विभाजन होता है, मतलब अधिकारी में भी कुछ छोटे होते थे, कुछ बड़े होते थे। और पहले तो जात और वरीयता के हिसाब से उनका पद होता था। बड़े मनसबदारों को, जिनकी संख्या बहुत कम थी, को अमीर कहा जाता था। तो जो उसमें बड़े मनसबदार होते थे जिनकी संख्या कम थी, उन्हें क्या कहा जाता था बच्चों? उन्हें अमीर कहा जाता था। अमीरों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी अन्य राज्य के अधिकारी को नहीं मिलता था। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मुगल मनसबदार जिनका 5,000 जात का मनसब होता था उसे 30,000 प्रति माह वेतन मिलता था। उन्हें 340 घोड़े, 100 हाथी, 800 ऊंट, 100 खच्चर तथा 160 गाड़ियां रखनी होती थी। इसके अलावा घुड़सवार एवं पैदल सैनिक भी रखने पड़ते थे। यह उदाहरण मनसबदारों के सैनिक दायित्व को बताता है। तो ये जो मनसबदार थे उनको इस तरह की चीजें और जो है घोड़ा, हाथी, ऊंट, ये सब चीजें उनको रखनी पड़ती थी। क्यों? इसके लिए सैनिक दायित्व। ये क्या है बच्चों? घोड़ा, सैनिक, किसमें सैनिक का दायित्व जो था उनको वो निभाना पड़ता था। 8,000 रुपया महीना से 45,000 रुपया महीना तक वेतन प्राप्त करने वाला अमीर होता था। ठीक है, निम्न स्तर के मनसबदारों के नगद वेतन मिलता था, मगर उच्च स्तर के मनसबदारों को जागीरें प्रदान की जाती थी। यह जागीरदार भी कहलाते थे। ठीक है, तो जो छोटे मनसबदार होते थे उनको सिर्फ नगद वेतन मिलता था, लेकिन जो बड़े मनसबदार होते थे, जो अधिकारी अमीर होते थे, उनको जागीरें भी मिलती थी, मतलब जमीन भी मिलता था, जमीन जायदाद भी मिलता था, उनको जागीरदार भी कहा जाता था। जागीर के अंतर्गत इन्हें निर्धारित लगान वाली भूमि आवंटित की जाती थी। ठीक है, तो देखिए जागीर के अंदर क्या किया जाता था बच्चों? इन्हें भूमि जो है आवंटित की जाती थी, जिसके लगान ये प्राप्त कर अपना खर्च पूरा करते थे। और ये जमीन जो उनको दी जाती थी उसका जो लगान मिलता था, वे मनसबदार उस लगान को खुद रखते थे और अपना खर्च पूरा करते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अकबरनामा और आईने अकबरी। तो इस पैराग्राफ में हमने जाना बच्चों कि अमीर कौन थे। जो बड़े अधिकारी होते थे वो अमीर थे, उनका वेतन ज्यादा था, इसलिए उनको अमीर कहा जाता था। और जो है इसके बाद जागीर दी जाती थी उनको। जागीर मतलब जमीन की ऐसी भूमि, जमीन दी जाती थी, भूमि दी जाती थी जिसका लगान वे अपने पास रखते थे। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने मित्र और सलाहकार अब्बुल फजल, मतलब अकबर की जो मित्र थे और सलाहकार थे वो कौन थे? अब्बुल फजल थे, को अपने शासन काल का इतिहास लिखने का आदेश दिया। अब्बुल फजल ने 3 भागों में यह रचना लिखी जिसका नाम अकबरनामा था। ठीक है, प्रथम भाग अकबर के पूर्वजों को बयान है,
दूसरे में अकबर के शासन काल का इतिहास है जिसका नाम आईने अकबरी है। ठीक है, तो जो अकबर का शासन काल था वो आईने अकबरी में है। इसमें प्रशासन, सेना, राजस्व, साम्राज्य का भूगोल, समकालीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं का वर्णन है। ठीक है, मनसबदारों का प्रशासन में क्या स्थान है इसको बताने के लिए जात और सवार नामक दो संख्या सूचक शब्द अपनाए गए। ठीक है, तो मनसबदारों का प्रशासन में क्या स्थान है इसके लिए दो शब्द का प्रयोग किया गया, जात और सवार। ये संख्या सूचक शब्द अपनाए गए, मतलब ये संख्या से रिलेटेड थे। इसमें जात की संख्या जितनी अधिक होती वह उतना ही बड़ा अधिकारी माना जाता था। तो जात की संख्या जितनी अधिक होती थी अधिकारी उतना बड़ा माना जाता था, उसी के आधार पर उन्हें वेतन दिया जाता था। इसी तरह सवार की भी संख्या निश्चित होती थी जिसके अंतर्गत किसी मनसबदार को कितना पैदल सैनिक, कितने घोड़े और सवार तथा कितनी हाथी रखना है यह तय किया जाता था। तो सवार का अर्थ यह हुआ कि उनको कितने घोड़े, कितने सवार, मतलब घोड़े पर सवार होने के लिए जो सैनिक होंगे वह कितने दिए जाते थे, हाथी कितना दिया जाए यह तय किया जाता था। मनसबदारों के वेतन के रूप में भूमि दिया जाता था जिससे वे राजस्व एकत्रित करते थे। ये हमने पढ़ा जागीर के बारे में। मनसबदारों को दी गई भूमि जागीर कहलाती थी। देखिए यहाँ पे मनसबदारों को दी गई भूमि जागीर कहलाती थी। अगर आपसे कोई पूछे जागीर क्या होता था मुगल साम्राज्य के समय में, तो हम क्या उत्तर देंगे कि जो मनसबदार होते थे, मनसबदार कौन होते थे, अधिकारी होते थे, और उनको जो जमीन दी जाती थी वह जागीर कहलाती थी जिसका राजस्व वो खुद अपने पास रखते थे। इसमें जमीन से प्राप्त आमदनी का आकलन ठीक से किया जाता ताकि मनसबदारों के लिए निर्धारित वेतन उससे प्राप्त हो जाए। इस तरह मनसबदार जागीरदार भी बन जाते थे। तो किस तरह बन जाते थे, इस तरह जागीरदार भी वे बन जाते थे। इनका पद वंशानुगत नहीं था। इनका पद वंशानुगत नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि इनके जो वंशज है, जो इनका बेटा भी वही काम करेगा, उनका बेटा भी वही काम करेगा, तो वंशानुगत नहीं था। मनसबदारों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। ठीक है, इसमें प्रांत प्रमुख, सूबेदार और बड़े मनसबदारों की सिफारिश भी चलती थी, मतलब इनकी सिफारिश चलती थी। ज्यादातर मनसबदार अपने जीवन काल में यह प्रयास करते थे कि किसी तरह वे अपने लड़के को भी मनसबदार बना दे। इसके लिए प्रभावशाली लोगों को कीमती उपहार भी उनके द्वारा दिए जाते। वंशानुगत तो नहीं था, राजा ही इसको नियुक्त करते थे मनसबदार को, लेकिन मनसबदार चाहते थे कि हमारे बच्चे भी जो हैं इस मनसबदार बन सके, और इसके लिए बहुत कीमती उपहार भी राजा को दी जाती थी। राज्य की आमदनी खेती बाड़ी और किसान। चलिए हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। राज्य की आमदनी मुख्य रूप से खेती की उपज पर जो कर लिया जाता था उससे होती थी। तो राज्य की आमदनी सबसे ज्यादा किससे होती थी बच्चों, खेती की उपज, मतलब खेती में जो चीज उपजाई जाती थी उसके कर से ली जाती थी। खेती का काम छोटे किसानों द्वारा किया जाता था। किसानों से कर गांवों में रहने वाले ग्राम प्रमुख या स्थानीय सरदारों द्वारा लिया जाता था। किसानों से उपज के ऊपर कितना कर लिया जाए इसे अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल ने तय कर दिया था। उसने खेती लायक भूमि का सर्वेक्षण किया, मतलब उसको देखा, मतलब उसको पूरा सर्वेक्षण किया, देखा कहाँ कहाँ पे खेती करने लायक जमीन है, और उसी के आधार पर नगद रूप में कर तय किया गया था। यह मोटा मोटी उपज का 3 से 6 भाग होता था। जमीन को 4 भागों में बांटा गया। सबसे अच्छा पोलज जिस पर हर साल खेती होती थी। तो मतलब जमीन को कितने भाग में बांटा गया बच्चों, 4 भाग में। सबसे अच्छा पोलज जिस पर साल भर खेती होती थी। परती, दूसरा परती जिसमें 1 साल के अंदर पर खेती होती थी। 1 साल के अंतर पर, क्या बच्चों, 1 साल के अंतर पर। चाचर, तीसरा है चाचर जिसमें कुछ अंतराल पर बुआई होती थी और बंजर लंबे समय तक बिना बुआई वाली जमीन। और ये तीसरा है चाचर, और चौथा है बंजर लंबे समय तक बिना बुआई वाली जमीन। तो यह 4 जमीन को 4 भाग में बांटा गया था। क्या क्या नाम था बच्चों, पोलज, परती, चाचर और बंजर जमीन।
लगान भी इन पर अलग अलग था और इन चारों जमीनों पर लगान कैसा था बच्चों, अलग अलग था। राज्य खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ऋण सहायता देता तथा सिंचाई के साधनों को निर्मित करता था। किसान मुख्यतः चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और कुछ सब्जियां उपजाते थे। जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ उसका खर्च भी बढ़ता गया। उसे पूरा करने के लिए किसानों के ऊपर लगान का बोझ बढ़ाया गया। इस कारण से किसानों की हालत और खराब हुए। उनके पास लगान देकर बहुत कुछ बचता नहीं था जिससे वे अगले साल तक बचाकर रख सके। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि मुगल साम्राज्य में जो आमदनी का सबसे ऊंचा स्रोत था वह कर था, जो खेती से आता था, उपज से आता था। जमीन को 4 भाग में बांटा गया था और चारों का कर अलग अलग था। पहला पोलज, दूसरा परती, चाचर और बंजर जमीन। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। मुगल, यहाँ पर नहीं दिख रहा क्या लिखा है। मुगल काल में जनसाधारण के जीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस काल में यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे। कौन से व्यापारी भारत आए थे, इसको अंडरलाइन करिए। इस काल में यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे। उनमें से कई लोगों ने भारत की संपत्ति और समृद्धि तथा शासक वर्ग के शानो शौकत के जीवन के साथ साथ जनसाधारण जैसे किसानों के जीवन से जुड़ी वस्तुओं को बनाने वाले दस्तकार और मजदूरों की गरीबी से भरे जीवन का भी चित्रण किया है। ठीक है, बताया है। इस समय उन्होंने बताया था कि चित्रण मतलब पूरी जानकारी दी थी। सामान्य आदमी कितना कम कपड़ा पहनते थे, इस बात का जिक्र बाबर ने भी अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में किया है। ठीक है, तो बाबर ने भी अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी, तो बाबर की जो आत्मकथा थी उस किताब का क्या नाम था, तुजू के बाबरी। इसमें भी बताया गया है कि उस समय कितना कम लोग कपड़ा पहनते थे गरीबी से। उसने कहा कि यह किसान तथा निम्न वर्ग के लोग करीब करीब नंगे रहते हैं। इसके बाद वह उस लंगोट का वर्णन करता है जो पुरुष पहनते थे तथा महिलाओं की साड़ियों को भी वर्णन करता है। लोगों के द्वारा जूतों का कम प्रयोग किया जाता था। जहां तक मकान और उसमें मौजूद सामानों की बात करें तो घर मिट्टी का बना था जो फुस से ढका जाता था। उसमें सामान्यतः एक कमरा और एक ही बरामदा होता था। मिट्टी के ही बने कुछ बर्तन होते थे। एक चारपाई और बांस की बनी चटाई रहती थी। तांबे तथा अन्य धातुओं के बर्तन इनकी पहुंच से दूर था। खाद्य पदार्थों में चावल, बाजरा और दाल प्रमुख था। बंगाल और समुद्र के तटीय इलाकों में मछली प्रमुख खाद्य पदार्थ था। ठीक है, क्या था बच्चों, मछली खाने की जो सबसे जो पदार्थ था वो मछली थी। कहाँ, बंगाल और समुद्र के तटीय इलाकों में। उत्तर भारत में गेहूं और मोटे अनाज की रोटी तथा दाल प्रमुख भोजन था। लोगों के द्वारा भर पेट भोजन रात में ही खाया जाता। खाद्यान्नों की अपेक्षा तेल घी सस्ते थे, इसलिए लोगों का वह प्रमुख भोजन था। चीनी तथा नमक थोड़े महंगे होते थे। इस प्रकार यद्यपि आम आदमी के पास कपड़ों की कमी थी, लेकिन खाना अच्छा खाते थे। गाय और भैंस लोग अधिक संख्या में रखते, इसलिए दूध घी उन्हें काफी मिलता था। लोगों के जीवन का आधार खेती था और वह वर्षा के ऊपर निर्भर करता था। प्रतिवर्ष खेती होता था तो किसानों को खाने के लिए मिलता नहीं, तो अकाल की स्थिति में पिछला साल का कुछ भी बचा नहीं रहता जो वे खा सकते थे। अकाल मतलब जब बिल्कुल भी सब कुछ खत्म हो जाता था अनाज। लगान जब नगद में देना तय हुआ तो किसानों की स्थिति और खराब होने लगी। लगान देने के दबाव में मंडी में उनका अनाज सस्ता बिक जाता था। कुल मिलाकर गांव में रहने वाले बहुसंख्य लोगों का जीवन बहुत गरीबी में बीतता था। तो मुगल साम्राज्य में लोगों की कैसी स्थिति थी, वो कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाना खाते थे, कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था। और बहुसंख्य मतलब बहुत संख्या में जो लोग रहते थे वो बहुत कैसे रहते थे बच्चों, बहुत गरीबी में रहते थे। जो सामान्य लोग थे बहुत गरीबी में रहते थे।